हरे कृष्णा नाइन्थ क्लास बच्चों, आपका थर्ड चैप्टर ही चल रहा है। तो थर्ड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन अभी पेंडिंग हैं, पहले उनको करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है? देखो, कोई एटम जिसके पास चार्ज है उसको क्या बोलेंगे? आयन। ठीक है, कोई एटम जिसके पास क्या होता है? चार्ज, उसको क्या बोलते हैं? आयन। चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड एज एन आयन। चार्ज वाली एटम को ही क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। आयन दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होता है। जो आयन पॉजिटिव होएगा उसको तो क्या बोलेंगे? कैटायन। और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है उसको क्या बोलेंगे? एनायन। ठीक है, जिस आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन है, और जिस आयन के पास नेगेटिव चार्ज है वो क्या है? एनायन। आगे देखेंगे, गिव वन डिफरेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन। गिव वन एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल बताएंगे कैटायन और एनायन का। कैटायन कौन होते हैं? जिनके पास अभी बेटे हमने पढ़ा ऊपर कि जिस आयन के पास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होएगा। तो जैसे सोडियम के ऊपर क्या पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव। तो ये सब क्या है? कैटायन है। एनायन वो होता है जिनके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमारे क्या होंगे? एनायन। जैसे Cl नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। ये एनायन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, गिव वन डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन में क्या अंतर है? कैटायन तो वही होंगे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होएगा, ऊपर पढ़ चुके हम ऊपर। और एनायन वो होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, गिव द एटमिसिटी ऑफ फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और फास्फोरस के पास कितने कितने एटम होते हैं वो बताने हैं। जो एटमिसिटी होती है फास्फोरस की वो कितनी है? P4। जो फास्फोरस होता है P4 की फॉर्म में पाया जाता है। जब कभी भी फास्फोरस पाया जाता है तो किसकी फॉर्म में पाया जाता है? P4 की फॉर्म में पाया जाता है। तो 4 यहाँ पर एटम है। ठीक है, 4 एटम्स हैं यहाँ पर। ऐसे ही नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? N2 में पाया जाता है। 2 एटम है यहाँ पर, एटमिसिटी 2 होगी। यहाँ पर एटमिसिटी कितनी है? 4। नेक्स्ट देखेंगे, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? कह रहे कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है? मास को ना तो मैं कभी भी क्रिएट कर सकता ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता। ठीक है, जो मास होता है वो बैलेंस होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, जब जाके रिएक्शन बैलेंस होती है। लॉ ऑफ भार के संरक्षण का यही नियम होता है क्या? कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का इक्वल होगा। मतलब कि जो मास है ना तो मैं क्रिएट कर सकता ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता, हमेशा इक्वल रहता है। फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। मोलिकुलर मास क्या होगा वाटर का? तो देखो बेटे, हमने जब लास्ट वीडियो पढ़ी थी हमने छुट्टियों से पहले, उसमें किया था हमने मोलिकुलर मास, इसी चैप्टर में किया हमने। कैसे निकालते हैं? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितनी एटम्स हैं? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, 2 आ गया। ऐसे ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है? 16। कितनी एटम है? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 16। इनको ऐड कर दो H2 और O के एटॉमिक मास को, तो टोटल मोलिकुलर मास 18 आ गया, 18 यूनिट। ये मोलिकुलर मास है। आज के लिए इतनी है बच्चों। हरे कृष्णा।